हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं जो जे एडवांस 2020 में हुआ था। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसका आप लोग वीडियो सॉल्यूशन देख चुके होंगे। आज हम लोग बात करेंगे अभी पेपर 2 की। स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन का फिगर ये, इसको मत देखो तुम, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर बेस है। ऐसे कंटेनर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर ही आँख है। इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकलेगी, इस सरफेस से गुजरने के बाद लाइटें यहाँ पहुँचेगी, तो एक इमेज इस ऑब्जेक्ट की इस सरफेस से बनेगी, एक इमेज इससे बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इन दो सरफेस के कारण से दो इमेज बनेगी। तो पूछा है कि इस आंख को दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या लगेगा, वो पूछा है इमेज डिस्टेंस। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ये 12 सेंटीमीटर है। तुम यहाँ पे देखो, अगर आंख ये ऑब्जेक्ट से गुजरने वाला नॉर्मल है, अगर आंख यहाँ पे होता तो हम लोग कहते हैं कि व्यू क्या है, नॉर्मल। लेकिन आंख यहाँ होने की बजाय यहाँ पे, इसका मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मल व्यू का नहीं है, ये क्वेश्चन नॉर्मल व्यू का नहीं है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ अपर सरफेस की बात करूंगा, लोअर सरफेस की बात नहीं करूंगा। सिमेट्री से अपर सरफेस की इमेज जितना ऊपर होगी, लोअर सरफेस की इमेज उतनी ही नीचे होगी। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस की बात करेंगे। तो ये रहा अपर सरफेस और ये उसका नॉर्मल है। नॉर्मल, ये बात सही है कि ये एंगल 45 डिग्री है। भाई अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसको जो मैं अल्फा लिया हूँ वो एक्चुअली कितना है, 45 डिग्री, लेकिन मैं उसको भी 45 लेने के बजाय मैं अल्फा लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। अभी तुम देखना कि मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, और अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हम लोग जनरल वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, स्पेशल वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं अल्फा ले लूंगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा, लास्ट में हम लोग अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अल्फा लिया, तो ये वाटर से लाइटें निकली, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अल्फा, और रिफ्लेक्शन कितना हो गया, थीटा, और ये लाइटें मान लो आंखों पे पहुंची। अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, 4/3 sin अल्फा। स्नेल्स लॉ 4/3 sin अल्फा इक्वल्स टू 1 sin थीटा। ये स्नेल्स लॉ से हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब तुम देखो यहाँ तो एक लाइट रे है, इमेज को दिखाने के लिए कम से कम कितनी लाइटें चाहिए होती, दो लाइटें चाहिए होती है इमेज को ट्रेस करने के लिए। तो एक तो ये लाइटें थी ही, मैंने यहाँ पे एक और लाइट ले ली। फर्स्ट लाइट और सेकंड लाइट आपस में बहुत नजदीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत कम है। उस एंगल को मैंने क्या बोला, डी अल्फा। उस एंगल को मैंने डी अल्फा नाम दिया है। तो ये जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, डी अल्फा। ठीक है, अब इन दो लाइट रे के बीच का, तुम ये देखो, ये वही दो लाइट रे हैं, इनके बीच का जो एंगल दिया मैंने वो क्या दिया, डी थीटा। इंसिडेंट के बीच का एंगल डी अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, डी थीटा। अच्छा, अब तुम अगर ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां पर, अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इस पॉइंट से इस लाइन पर, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो तुमको दिख रहा है, थोड़ा सा ये फिगर मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। एक मिनट रुको, हाँ थोड़ा सा फिगर मैंने बड़ा करके दिखाया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये और ये परपेंडिकुलर है, 90 माइनस अल्फा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। तो इस तरह से ये जो एंगल आया वो कितना आया, अल्फा। ठीक, तो ये एंगल अल्फा आया। तुम्हें पता है कि अगर ये दूरी, अगर ये लेंथ 12 है, ये लेंथ 12 है, तो ये जो लेंथ होगी आपको पता होना चाहिए क्या, अगर ये एंगल बहुत कम है, मान लो डी अल्फा है, और ये लंबाई 12 है, तो ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, 12 डी अल्फा। अगर डी अल्फा बहुत कम तो ये लंबाई कितनी होगी, 12 डी अल्फा। सिमिलरली तो वही बात यहाँ पे, तो ये 12 है और ये डी अल्फा, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ होगा 12 डी अल्फा। और अगर ये 12 डी अल्फा होगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये डिस्टेंस जो आएगा वो 12 डी अल्फा सेक अल्फा आएगा, 12 डी अल्फा सेल्फ अल्फा। तो ये डिस्टेंस कितना आया, 12 डी अल्फा सेक अल्फा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात। अब ये दोनों सेम फिगर है,
जिस तरह से डिस्टेंस 12 था, माना कि डिस्टेंस कितना x, लेट्स से ये डिस्टेंस x है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। अच्छा, हमें पता है कि नॉर्मल है, नॉर्मल, तो ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा। तो ये एंगल परपेंडिकुलर, तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, थीटा, ये थीटा एंगल होगा। अच्छा, ये x है, तो ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई होगी x डी थीटा। कैसे, इन दो लेंथ को देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर ये x है, ये डी थीटा, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, x डी थीटा। और अगर ये एंगल x डी थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये जो एंगल आएगा वो कितना, सॉरी ये लेंथ जो आएगी वो x डी थीटा सेक थीटा आएगी, x डी थीटा सेक थीटा। समझो बात को, ये नॉर्मल भी है, ये इस सरफेस का नॉर्मल, अगर ये एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल था वो 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हो गया, थीटा। रुको, हाँ, तो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा, ये x डी थीटा, x डी थीटा सेक थीटा। वापस आ जाए अपने ओरिजिनल साइज पे हम लोग, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पे हमने देखा, तो इस इंसिडेंट रे से देखा कि ये लेंथ कितनी आई थी, 12 डी अल्फा, 12 डी अल्फा सेक अल्फा। ध्यान से देखो, लिखा है मैंने यहाँ पे 12 डी अल्फा सेक अल्फा, और ये डिस्टेंस कितना आया, x डी थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो इस फिगर से ये आया 12 डी अल्फा सेक अल्फा, 12 डी अल्फा सेक अल्फा, और वही लेंथ यहाँ पे कितनी आई, x डी थीटा सेक थीटा, वही लेंथ यहाँ पे x डी थीटा सेक थीटा आई। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो कितना आएगा, 4, 3 को उधर ले जाओ, साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा डी अल्फा 3 कॉस थीटा डी थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन, ये हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर देंगे, तो डी अल्फा कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, तो डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 3, तो ये कितना आएगा, तो ये 4/12, नीचे कितना आएगा 3, और कॉस अल्फा और सेक अल्फा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और डी अल्फा कैंसिल, ये 1/3 आ गया। सिमिलरली यहाँ के ऊपर कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा x डी थीटा कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आ गया, 9 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इक्वेशन आ गई। बस अब x निकालना है, हमें अल्फा पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी 45, थीटा निकल जाए, अल्फा थीटा पुट कर देंगे, x निकल जाएगा। यहाँ से देखें, इक्वेशन 1 से देखो, तो अगर इक्वेशन 1 से देखें तो 4/3 अल्फा की वैल्यू कितनी 45, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा। तो साइन थीटा जो आएगा वो कितना आएगा 2√2/3, साइन थीटा 2√2/3 आ गया, तो कॉस थीटा तुम निकाल लेना, वो 1/3 आएगा। साइन थीटा कितना आ गया 2√2/3, तो तुम निकाल लेना, कॉस थीटा जो आएगा वो 1/3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई, x कितना हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/9 कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी 45, तो 1/√2, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू जो आई वो 2 आई। अभी तो ये x आया, अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो हमारा x आया, ये x है। तो यहाँ पे तुम देखो कि इस तरह से ये जो दूरी आई वो कितनी है x, ये x है, और ये एंगल जो है ध्यान से देखो, क्या वो एंगल थीटा माइनस अल्फा है क्या, थीटा माइनस अल्फा है क्या, हॉरिजॉन्टल से देखो, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ध्यान से देखो, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नॉर्मल है। तुम यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है थीटा अल्फा, तुम देख सकते हो कि ये एंगल कितना, एक बार इस हटाओ इस एंगल को, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन ये हॉरिजॉन्टल है, इसी एक्स वाई लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इसी एक्स वाली लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो नॉर्मल से ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। इस एक्स वाई लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो नॉर्मल से जो एंगल है वो कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है अल्फा, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो हुआ वो थीटा माइनस अल्फा हुआ।
तो ये जो हाइट हुई, अगर ये x है तो ये हाइट कितनी हुई, x साइन थीटा माइनस अल्फा। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट है और इसको पीछे मिलाने से जहाँ कट करेगा वो क्या होगी, फर्स्ट इमेज। तो ऊपर वाले सरफेस ने फर्स्ट इमेज I1 ऊपर बनाई, कितना ऊपर बनाया, ये x, तो ये कितना हो जाएगा x साइन थीटा माइनस अल्फा। तो जैसे x साइन थीटा माइनस अल्फा ऊपर है, वैसे ही एक इमेज नीचे वाला सरफेस नीचे बनाएगा, इतना ही नीचे बनाएगा, तो दोनों की दूरी कितनी हो गई, 2x साइन थीटा माइनस अल्फा। तो इस तरह से दोनों इमेज के बीच की दूरी जो हुई, डिस्टेंस जो हुआ, वो कितना हो गया, 2x साइन थीटा माइनस अल्फा हुआ। तो डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x साइन थीटा माइनस अल्फा। अब तुम इसको ओपन कर लेना, कैसे सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन थीटा साइन ए कॉस बी, साइन थीटा कितना है 2√2 साइन ए कॉस बी, कॉस अल्फा कितना है 45, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 1/3 1/√2। ये आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना। अब जो भी आंसर आए x2 रखा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से हम लोग इस d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया दोनों ऑब्जेक्ट और दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सॉल्व करने पे शायद ये 1.73 आएगा, जिसको हम लगभग 2 बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, टफ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये सॉल्व किया, ये आंसर आया। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में तुम डर जाओ अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, एक ये टनल है, और एक टनल के अंदर ट्रेन मूव कर रही है, और ट्रेन की स्पीड vt है, ठीक है। ये सारी की सारी एयर जब ये जा रहा है यहाँ पे, तो इधर की एयर, भाई जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये जो एयर है वो सारी एयर यहाँ चली जा रही है, इतने पोर्शन की एयर इतने पोर्शन में चली जा रही है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और यहाँ का प्रेशर जो है वो P0 कह रहा है, P0 कह रहा कि यहाँ का प्रेशर P0 है। ठीक है, तो ये फिगर मैंने जो ड्रॉ किया वो रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया। यहाँ का प्रेशर कितना है P0, और यहाँ का प्रेशर जो है वो कितना है, तो P माइनस P0, ये वही निकालना है कि P0 माइनस P इक्वल टू दिस, तो N की वैल्यू क्या होगी, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ एयर है, VT ट्रेन की स्पीड है। तो इस फिगर में जो रेफरेंस फ्रेम है वो ग्राउंड है। क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि ट्रेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ST है तो इसका एरिया 4ST है। ट्रेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ST, तो ये जो टनल है, टनल का एरिया कितना है 4ST, यहाँ का प्रेशर कितना है P0, यहाँ का प्रेशर कितना है P, इसमें मैं रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है इस फिगर में। हमें इस P और P0 का डिफरेंस निकालना है, प्रेशर, चलो निकालते हैं। यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूँ ट्रेन। अगर मैं रेफरेंस फ्रेम ट्रेन लूँ तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो ट्रेन तो रेस्ट पे हो गई, ट्रेन के रेस्पेक्ट में ट्रेन तो रेस्ट हो गई, लेकिन यहाँ जो एयर है, यहाँ तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एयर रुकी हुई है, ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में ट्रेन रुकी होगी और यहाँ की एयर VT स्पीड से मूव कर रही होगी, यहाँ की एयर VT स्पीड से मूव कर रही होगी, लेकिन अंदर की एयर की स्पीड ऑब्वियसली, ये मैंने V लिखा, अंदर की एयर की जो स्पीड होगी वो तो ऑब्वियसली VT से ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो ट्रेन की स्पीड कितनी है VT, लेकिन अंदर जो एयर होगी ट्रेन के बाहर, यहाँ पर जो एयर होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया कम हो गया। यहाँ ज़्यादा एरिया में एयर फ्लो कर रही है, यहाँ कम एरिया में एयर फ्लो कर रही, तो एरिया कम है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। चलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, A1V1 इक्वल टू A2V2, यहाँ का एरिया कितना है 4ST इंटू VT, A1V1 इक्वल टू A2V2। तो यहाँ पे देखो टनल का एरिया 4ST और ट्रेन का एरिया ST, तो यहाँ जो जगह बची उसका एरिया कितना होगा 3ST, तो 3ST इंटू V, तो ये हो गया स्पीड A1V1 इक्वल टू A2V2, A2 3S2 इंटू V, ये V आ गया। तो V की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, बढ़ गई, 4/3 VT आ गई। तो यहाँ पे जो एयर हुई उसकी स्पीड कितनी हुई 4/3 VT। ऑब्वियसली अभी जो रेफरेंस फ्रेम है वो ट्रेन है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ। यहाँ का प्रेशर क्या है P, और यहाँ का प्रेशर कितना है P0, यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर P0, तो ऑब्वियसली तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली सेम होगी, एयर है। बर्नौलीज थ्योरम से क्या लगाएंगे, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो VT स्क्वायर, यहाँ का प्रेशर कितना है P, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, हाफ रो V स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुई। तो P0 हाफ रो VT स्क्वायर, P हाफ रो V स्क्वायर, ये रहा V, इस V को यहाँ पुट कर देना, आ गया, इस V को तुम यहाँ पे पुट कर देना, निकल जाएगा
P और P नॉट का इस तरह से तुम डिफरेंस निकाल सकते हो, आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से हो गया, बहुत सिंपल है। ये रहा V पुट कर देना, P माइनस P डॉट निकाल देना, आंसर 9 आ जाएगा। ये इस n की वैल्यू नीचे 18 आएगा तो इस n की वैल्यू 9 आ जाएगी। हो गया, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉप है जिसके उस ड्रॉप पे इसके ऊपर चार्ज भी है, स्विच ओपन है तो ऑब्वियसली बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो होगी नहीं। ये चार्ज डाल रहे हैं और ये अपना डालने के बाद कुछ देर के बाद अपना टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा, ठीक है। स्विच क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण से जो चार्ज, जो ड्रॉप हैं जिनके ऊपर चार्ज, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण से कुछ देर के बाद ये हवा में लटक रहे हैं, हवा में सस्पेंडेड हो गए। जब स्विच ओपन था हमने लिक्विड ड्रॉप्स को ड्रॉप किया, छोड़ा, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करने लगे, मूव कर रहे थे, स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से इलेक्ट्रिक फोर्स आया, इलेक्ट्रिक फोर्स आने के कुछ देर के बाद वो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे हवा में रुक गए, सस्पेंडेड हो गए, ठीक है, हवा में सस्पेंडेड हो गए। तो जब ये ड्रॉपलेट्स रुक गए हैं तो ऑब्वियसली इन ड्रॉपलेट्स पे कोई भी विस्कस फोर्स नहीं आएगा, इन ड्रॉपलेट्स पे कोई भी विस्कस फोर्स नहीं आएगा, mg आएगा। और हवा में लटके हैं तो इसके ऊपर, इस पे चार्ज q है, मास m है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा वो q इंटू ई आएगा। ई क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली जो चार्ज होगा, ड्रॉप पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव, जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, तभी तो mg नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ऊपर, और सस्पेंडेड है तो यहाँ पर mg इक्वल्स टू जो होगा वो qe होगा। तो qe इक्वल्स टू mg, और मान लो इसके अंदर, इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो q की वैल्यू कितनी होगी, q की वैल्यू n इंटू ई होगी। अरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल टू एन ई, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हमें पता है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V है और गैप कितना है D, इस गैप को मैं D बोल रहा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को V बोल रहा, तो V इक्वल टू कितना होता है ED, और V इक्वल टू ED, तो E इक्वल टू जो हुआ, याद करो V इक्वल टू ED होता है, तो E इक्वल टू कितना होगा V बाई डी, जहाँ E है वहाँ मैंने क्या रख दिया V बाई डी, ये रहा V 200 वोल्ट, और D कितना है 0.01 mm, मास, मास क्या होगा इसका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, ड्रॉप है 4/3 r³ इंटू जी, n निकालना है, n निकालना है, हमें E पता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट दे रखा है, D गिवन है, ड्रॉप की डेंसिटी गिवन है, ये डेंसिटी ड्रॉप की गिवन है, ड्रॉप की रेडियस गिवन है, ये रहा, नहीं सॉरी ये रेडियस नहीं है कहीं रेडियस, ये रहा रेडियस, ये गिवन है, ये रही रेडियस, पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, n निकल जाएगा, आंसर 6 आएगा, n की वैल्यू 6 आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आ गया आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, एक हमारा हॉट एयर बलून है, ठीक, जो कि हवा में सस्पेंडेड है हवा में, क्वेश्चन में कह रहा, ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन में कह रहा कि इसका ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पर, ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पर ये हवा में लटका हुआ है, इसका टोटल वेट, इसका टोटल वेट, इस हॉट एयर बलून का टोटल वेट 480 kg है, तो इसका वेट कितना होगा m इंटू जी, और इसके अंदर कुछ सैंड के बैग भी हैं, सैंड बैग भी हैं, कुछ कई सारे सैंड के बैग भी हैं, उन सबको मिला के वेट 480 kg है, तो mg हो गया। और ये ऑब्वियसली बैलेंस हो रहा होगा बाय एंड फोर्स से, अगर हवा में लटका है तो ये बैलेंस हो रहा होगा बाय एंड फोर्स से, अगर बाहर जो एयर है उसकी डेंसिटी ρ1 है और इस बलून का इफेक्टिव वॉल्यूम v है, तो जो बाय एंड फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ρ1 vg। तो बाय एंड फोर्स कितना हुआ, ρ1 vg, ρ1 क्या है, बाहर की डेंसिटी, तो ρ1 vg इक्वल्स टू 480 g होगा। अब क्या कह रहा है कि ये बलून कुछ हाइट ऊपर ले गए हम लोग, इस बलून को हम लोग h2 हाइट ऊपर ले गए, इस बार जो h2 है वो 150 मीटर है ऊपर ले गए, तो ऊपर जो डेंसिटी है बाहर की, वो ऊपर जो डेंसिटी है बाहर की वो ρ1 की बजाय वो ρ2 है, कुछ बदल रही है डेंसिटी बदल रही। ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि इसने यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे कुछ बैग्स, जो सैंड के बैग्स थे, उनको फेंक दिया गया,
और फेंक दिया गया तो ये हल्का हो गया, हल्का होने से ऊपर चला गया। तो पूछा है कि कितने बैग्स हमने फेंके हैं, वही पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ बैग्स कितने फेंके गए हैं। मान लीजिए हमने n बैग फेंक दिया, और एक बैग का वेट जो है, एक बैग का मास 1 kg है। अगर एक बैग का मास 1 kg है तो n बैग का मास क्या होगा, n kg। तो इसका मास कितना हो जाएगा 480 माइनस n। पहले इसका मास क्या था 480 kg, अब 480 माइनस n kg, तो इसका वेट कितना होगा 480 माइनस n इंटू जी। ठीक है, अब जो बाइंड फोर्स होगा इसके ऊपर वो कितना होगा रो टू वी जी, ये होगा बाइंड फोर्स। वॉल्यूम क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो बाइंड फोर्स रो वन वी जी, रो वन बाहर का वॉल्यूम, रो टू बाहर का वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि रो टू वी जी बैलेंस करेगा 480 माइनस एन जी को, और रो वन वी जी बैलेंस करेगा 480 जी को। इनको डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रो टू अपॉन रो वन डिवाइड अगर मैं करता हूं तो रो टू अपॉन रो वन इज इक्वल्स टू 480 माइनस एन अपॉन 480 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी है रो नॉट, और रो इक्वल टू जो है रो इक्वल्स टू रो नॉट ई के पावर माइनस एच अपॉन एच नॉट है। रो इक्वल्स टू रो नॉट ई के पावर माइनस एच अपॉन एच नॉट है, ये डेंसिटी है। तो यहाँ पे हाँ ये माइनस है, यहाँ पे यहाँ माइनस छूट गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी अगर रो नॉट है तो एच हाइट पर डेंसिटी इतनी है। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो जो रो टू हुआ, रो टू को क्या लिखूंगा मैं रो नॉट ई के पावर माइनस एच, इसका एच कितना है रो टू का एच कितना है 150 अपॉन एच नॉट की एक फिक्स वैल्यू है कितना 6000, एच नॉट कितना है 6000, ये तो रो टू हो गया। और रो वन की वैल्यू, रो वन के लिए रो वन की वैल्यू क्या होगी रो नॉट ई के पावर माइनस, और इसकी हाइट कितनी 100 मीटर अपॉन एच नॉट कितना होगा 6000 इज इक्वल्स टू 480। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एन अपॉन 480। ये हो गया कैलकुलेशन। अब यहाँ से रो नॉट कैंसिल हुआ, रो नॉट कैंसिल हुआ है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ई की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई की वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस 50 अपॉन 6000। इसकी वैल्यू क्या आएगी ई के पावर माइनस, हाँ ऑब्वियसली इसको ऊपर माइनस 50 अपॉन 6000, 1 माइनस एन के अपॉन 480। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ई के पावर माइनस एक्स हो और अगर एक्स की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो इसको लगभग 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको हम लगभग 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये इस वैल्यू को हम लोग लगभग क्या लिख देंगे 1 माइनस 50 अपॉन 6000 दैट इक्वल्स टू 1 माइनस एन अपॉन 480। अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, कितना आ गया ये 4 आ गया, आंसर जो आएगा वो 4 आ गया, एन की वैल्यू 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग में एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रुका हुआ था, इस रस्सी की लंबाई क्या थी एल। ठीक, अब यहां पर एक डायपोल लेके आए, डायपोल के लाने से डायपोल और चार्ज के बीच में रिपल्शन हुआ तो चार्ज दूर चला गया, यहां पहुंच गया और यहां पे जाके इक्विलिब्रियम पे आ गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो जब डायपोल को हम लोग यहाँ पे लेके आए तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच गया और ये कितना एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो पूछा है कि डायपोल को बाहर से मतलब इनफाइनाइट से या बाहर से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि जब डायपोल को यहाँ लाया गया तो चार्ज उठकर यहाँ पहुँच गया, तो डायपोल को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो भी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ होगा वही हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ये देखो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये क्वेश्चन का फिगर और ये मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है। ये एल ये 12 साइन अल्फा बाई 2 होगा, लेकिन इसको मैं अपनी सुविधा के लिए आर ही कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आर कह रहा। ठीक, यहाँ पर जो इसका वेट होगा, थोड़ा सा फिगर इसको मैं बड़ा करना चाहूँगा। हाँ देखो यहाँ पर इसका जो वेट होगा वो mg होगा।
ये डायपोल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट इस डायपोल के क्या कहलाएगी, डायपोल एक्सिस। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई पैदा किया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर फोर्स कितना होगा, क्यू ई, और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, टी। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो टी होगा, यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में है। तुम देख सकते हो कि ये इस ट्रायंगल को देखो तो ये एल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। अगर ये एंगल, अगर इस एंगल को मैं बीटा बोलूँ, ऐसे बीटा, तो क्या होगा, 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180, 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180, तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये जो एंगल आए, ये दोनों एंगल कितने आएंगे, याद रखना, ये दोनों एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 आएंगे, ठीक है। तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ऑब्वियसली ये पूरा 90 है, तो ये एंगल जो आया वो कितना आ गया, अल्फा बाई 2। ये एंगल अल्फा बाई 2 हुआ, तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। और ये भी अभी देखा था, ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 था, और ये भी कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये पूरा एंगल जो आया वो कितना आ गया, 180 माइनस अल्फा। तो इस तरह से ये एंगल 180 माइनस अल्फा आया, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ठीक है। देख लेते हैं भाई ये एंगल कितना है। देखो यहां पर तुम देखो, अगर मैं यहां देखें, अभी हमने देखा था कि ये एंगल, ये वाला एंगल कितना था, 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा, अल्टरनेट एंगल अल्फा अल्फा। और अभी हमने देखा था ये एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। समझने की कोशिश करो, ये अल्फा बाई 2, तो 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2, और 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो इस तरह से इतनी मेहनत करने के बाद हमने पाया कि ये जो एंगल होगा वो 90 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। और खैर यहाँ तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो क्यू ई है ही, ठीक है, क्यू इंटू ई। अब यहाँ पर तुम देखो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो क्यू ई अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, क्यू ई अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2, एम जी अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। साइन 180 माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और साइन 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 जो हो गया वो कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस तो कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, डायपोल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, K2P बाई आर क्यूब। तो जो डिस्टेंस होगा वो K2P बाई आर क्यूब होगा, दैट इक्वल्स टू कितना हुआ, mg। चलो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इस डायपोल के यहाँ लाने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी। तो पहले चार्ज पार्टिकल नीचे था, अब ऊपर आ गया, कितना हाइट ऊपर गया, h। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, mgh। ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। इस चार्ज के कारण से इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल v है, इस डायपोल के कारण से अगर यहाँ पर पोटेंशियल v है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, q इंटू वी। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। और एक इसके कारण से यहाँ जो डायपोल के कारण से पोटेंशियल होता है, तो डायपोल एक्सिस से पोटेंशियल कितना होता है, kp बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो kp बाई आर स्क्वायर होगा, kp बाई आर स्क्वायर। हम लोग kp बाई आर क्यूब निकाल चुके हैं, तो यहाँ का एक kp बाई आर स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट कर दो, देखो कि क्या आ रहा है आंसर। निकाल के पुट करते हैं, देखते हैं। mgh, एक तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। इनफैक्ट q kp बाई आर स्क्वायर, q kp बाई आर स्क्वायर, तो ये प्लस q kp बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू mg साइन अल्फा बाई 2 r। सही कर रहा हूँ भैया, आर स्क्वायर यहाँ आर क्यूब, एक आर को इधर भेज दो
तो mg इंटू आर हो गया, और साइन अल्फा बाई 2 भी तो इधर जाएगा, ये हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो ये क्या है r, ये क्या है अल्फा बाई 2, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो r, ये h क्या है r साइन अल्फा बाई 2 है, h r साइन अल्फा बाई 2, तो ये जो वैल्यू है वो h है, तो mgh प्लस mgh कितना हो गया 2mgh, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो आया वो आंसर कितना आया 2mgh, ये हमारा आंसर हो गया। इतना वर्क करना पड़ा होगा इस डायपोल को यहाँ लाने में, तब जाके चार्ज यहाँ पहुँचा। ये रहा हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तुम देख लो कि मैंने कैसे कैसे इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। ओके आंसर क्या था, n की वैल्यू क्या होगी 2mgh, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये इसकी लैंग्वेज है और ये इसका फिगर है। ये इसका फिगर कि 8 मीटर का कंटेनर है, ठीक है। तुम क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कंटेनर है जिसकी पूरी लंबाई क्या है 8 मीटर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक पिस्टन से। एक कंटेनर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी 8 मीटर। यहाँ पे एक पिस्टन है, इस पिस्टन को पकड़ा गया है, पिस्टन को पकड़ा गया है, पिस्टन का मास है। अगर पिस्टन को नहीं पकड़ेंगे तो पिस्टन नीचे चला जाएगा। पिस्टन को पकड़ा गया, मैंने पकड़ रखा है इसको, और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 मीटर नीचे 4 मीटर नीचे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के बराबर हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखा है 0.1 मोल, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर इक्वल है, और टेम्परेचर दे रखा है शायद टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन, ये 300 केल्विन ये टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, ओके। और ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन का मास अच्छा खासा मास है, ये भी पिस्टन का मास भी गिवन है 8.3 kg गिवन है पिस्टन का मास, ठीक है। तो इसको हमने पकड़ा हुआ है, अब इसको छोड़ देंगे, पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन को छोड़ देंगे तो पिस्टन किधर अपने वेट के कारण से किधर जाएगा नीचे। अच्छा पिस्टन जो है वो कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर होने के कारण से यहाँ का और यहाँ का इन दोनों का टेम्परेचर हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा टेम्परेचर जो है वो बराबर रहेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको छोड़ने से ये पिस्टन नीचे आया, और एक अभी तो हमने इसको पिस्टन को पकड़ा हुआ है, पिस्टन को छोड़ने से ये पिस्टन नीचे आया और अपने नीचे आके अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, नीचे आया और कुछ अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो पूछा है कि जब वो नीचे आएगा, ये था, अब मान लो हाँ, तो ये पिस्टन नीचे आ गया, तो पूछा है कि डिस्टेंस y कितनी होगी, हमें डिस्टेंस y निकालना है। पहले तो ये 4 और 4 था, 4 था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे, क्या टेम्परेचर भी वही रहेगा, बिल्कुल। इस पिस्टन को छोड़ दिया, पिस्टन यहाँ पे आके सेटल हो गया, हमने कुछ टच भी नहीं किया है, इसको हमने छोड़ दिया है बस, हमने टच नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखें, यहाँ का प्रेशर मान लो कि यहाँ का प्रेशर कितना है P1, एरिया मान लो A है P1A, यहाँ फोर्स कितना होगा P2A, इक्विलिब्रियम है तो P2A इक्वल्स टू कितना होगा P1A प्लस पिस्टन का वेट mg, तो P2A इक्वल्स टू P1A प्लस mg होगा। P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू nRT अपॉन वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस वी, तो वॉल्यूम कितना होगा 8 माइनस वाई इंटू ए, ये P2 हो गया P2। और P1 की वैल्यू क्या होगी nRT, P1 कितना होगा nRT अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा y इंटू ए, ये तो a है ही, और ये पिस्टन का वेट m इंटू जी, यहाँ से एरिया कैंसिल हुआ, n गिवन है, t गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, इनफैक्ट याद भी रहती है हमें, गिवन भी है, n गिवन, t गिवन, r गिवन, एरिया कैंसिल हो चुका है, मास गिवन, पुट कर देना निकल जाएगा y निकालना है। तो इस तरह से हम लोग y को निकाल सकते हैं, ये आ गया हमारा y, ठीक। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होगा, जितना फोर्स ऊपर होगा उतना फोर्स नीचे, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकल जाएगा, y की वैल्यू सॉल्व करने पे 6 आएगा, ये हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीकर है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है और इस पानी की जो हाइट है यहाँ पे वो कितनी है, h। ये हाइट यहाँ पर h है। अब इसको हम लोग इस एक्सिस के अबाउट हम लोग ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने से इसका शेप ऐसा आया। वैसे रोटेट करने से शेप जो आता है वो तो पैराबोलिक आता है, लेकिन उसको कह रहा है कि तुम इसको लगभग स्फेरिकल मानो। होता पैराबोलिक है लेकिन इसको मैं स्फेरिकल मानना है, स्फेरिकल मानना है शेप। ये जो कर्व आया उसको हमने स्फेरिकल मानना है ओमेगा। अब स्फेरिकल ये जो कर्व है तो यहाँ से इसमें इस कर्व का जो बॉटम है और इस कर्व का जो टॉप है, कर्व का ये बॉटम और कर्व के टॉप के बीच का जो गैप है वो कितना है, h। गैप का जो गैप है वो कितना h, यही हमें h निकालना है कि इस h की वैल्यू कितनी होगी। ये हाइट दे रखा है और ये रेडियस दे रखी r, ये रेडियस r दे रखी है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्मॉल h है, जो स्मॉल h है वो दे रखा है कि स्मॉल h कैपिटल h से भी बहुत कम है और स्मॉल h इस बीकर के रेडियस से भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि स्मॉल h अगर कैपिटल h से बहुत कम है तो ये हाइट h थी, तो अभी भी ये हाइट लगभग जो होगी वो कैपिटल H ही होगी। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा, अभी भी ये हाइट कैपिटल H के ही लगभग बराबर होगी। ठीक है, हाँ ये क्लियर है कि ये वैल्यू जो है वो कितनी है, r। ये स्फेरिकल है। ठीक है, तो कई चीज़ें पूछा है, इसमें से पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है, h नहीं पूछा, h तो गिवन है। पूछा है कि जो ये कर्व बनेगा उस कर्व की रेडियस, जो स्फेयर बनेगा उस स्फेयर की रेडियस कितनी होगी, जो स्फेयर बन रहा है उस स्फेयर की रेडियस कितनी होगी, रेडियस निकालना है। तो चलो पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने में कुछ नहीं, ज्योमेट्री है, सिंपली ज्योमेट्री क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम देख लो, तुम इस फिगर को देखो, ये कर्व है, रेडियस r, तो ये कर्व बना, इस कर्व की रेडियस क्या है, r। इस बीकर की, इस कंटेनर की रेडियस क्या है, स्मॉल r। और हमें पता है कि ये जो गैप है ये h है, स्मॉल h। टॉप और बॉटम ये स्मॉल h है, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल h, ये पूरा क्या होगा, रेडियस, ये पूरा रेडियस होगा और ये कितना है, स्मॉल h, तो ये वैल्यू कितनी होगी, r माइनस h। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया कि ये वैल्यू कितनी है, r माइनस h, और ये वैल्यू कितनी है, r, और ये कैपिटल R। तो पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर प्लस r माइनस h का होल स्क्वायर। r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r माइनस h का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2r इंटू h। ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ये कैपिटल R है। इस तरह से कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई, सबको सही कर रहा हूँ, r स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h, कैपिटल R की वैल्यू ये आई, ये आ गया आंसर ये आ गया। और इस r को लगभग हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये r जो होगा वो लगभग कितना होगा, तुम देख लो, r स्क्वायर के कंपेयर में h स्क्वायर जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो लगभग r स्क्वायर अपॉन 2h होगा। ठीक है, r स्क्वायर अपॉन 2h होगा। तो पहला ऑप्शन क्या देखते हैं सही हुआ क्या, पहला ऑप्शन क्या था, तुम देख लो, पहला ऑप्शन कैपिटल R इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2h। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर होगा तुम लोग टिक करते, आंसर ए से मैच कर रहा तो कंफर्म होता है कि आंसर ए होगा। ये पहला क्वेश्चन सिंपली ज्योमेट्री का क्वेश्चन हुआ, ये आंसर ए हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, क्या कि जब भी हम लोग किसी लिक्विड को, मान लो एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड रोटेट कर रही, ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही, मुझे यहाँ का इधर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मान लो इधर प्रेशर कितना है P0, इधर मान लो क्लोज्ड है और इधर ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो हमें प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ मान लो x निकालना है, x। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप लिया dx का, x पे प्रेशर कितना है P, तो यहाँ फोर्स कितना होगा PA, और यहाँ प्रेशर क्या लिया P प्लस DP इंटू ए। इस ट्यूब का एरिया A है, तो x डिस्टेंस से प्रेशर कितना है P, x प्लस dx डिस्टेंस प्रेशर कितना होगा P प्लस DP इंटू ए। यहाँ का प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि घुमाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से राइट का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा, इतने की। ठीक है, इस स्ट्रिप का मास मान लो कितना है dm, x पे प्रेशर P, यहाँ फोर्स P है, यहाँ P प्लस DP इंटू ए, ये फोर्स कितना होगा dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब नेट फोर्स 0 कर दो, तो यहाँ पर देखो ना, पी ए और पी ए कैंसिल होगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, डी पी इंटू ए, और राइट में क्या बचेगा, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये डी पी इंटू ए, इसका मास क्या होगा, यहाँ की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, डी एक्स इंटू ए, तुम देख लो वॉल्यूम जो है वो डी एक्स इंटू ए होगा, एरिया कैंसिल हुआ, तो डी पी इक्वल टू कितना हो गया, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, तो x इक्वल टू एक्स पर, x इक्वल टू एक्स पे प्रेशर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, p माइनस पी नॉट इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, p इक्वल टू पी नॉट रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो याद रखना है प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। अब हो क्या रहा है, याद है टर्म रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर देखो तुम, चलो यहीं देख लो, यहां देखो तुम, ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हैं, ये बॉटम है, यहाँ का प्रेशर, ये लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है पूरी, ठीक, तो यहाँ का प्रेशर जो है हाँ, तो इस बॉटम का जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट, ओमेगा से घुमा रहे और ओमेगा से घुमा रहे, तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो है, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट रो ओमेगा घुमा रहे हैं, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बस x की जगह r है, जो x है वो यहाँ पर क्या है r, ठीक, और ये हाइट कितनी यहाँ पे h, तो यहाँ से देख रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, तो यहाँ का प्रेशर कितना आ रहा है, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, वर्टिकल्स देखें, वर्टिकल से तो ये हाइट h है, और तुम देखो यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट, तो यहाँ का उसी सेम पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, तो उसी पॉइंट का प्रेशर वर्टिकल से देखा, देखो ना यहाँ सब लिक्विड भरी हुई है, ये सब लिक्विड है, ये सब जो है वो ये पूरी लिक्विड है, और ये इस लिक्विड के ऊपर, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, यहाँ का प्रेशर भी कितना है, पी नॉट, यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट, एक्स में देखा तो रोटेशन कारण से यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और वेट के कारण से यहाँ प्रेशर अगर पी नॉट, तो यहाँ कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों एक ही पॉइंट का प्रेशर लिखा, मतलब दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम, और दोनों वैल्यू सेम होगी, मतलब रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स यहाँ आर लिख दूँ, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स मैंने आर लिखा, इक्वल टू कितना होगा, रो जी एच, इक्वल्स टू रो जी एच होगा। तो इस तरह से तुम ये देखो, यहां देखो ये रिलेशन आ गया, तो इसका मतलब आर स्क्वायर अपॉन 2, रो और रो कैंसिल हुआ, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर अपॉन 2h को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये देखो ये टर्म आ गया, समझ गए। वैसे ये हम लोग को याद रहता है, ये चीज़ हमें याद रहती, नहीं याद होगी तो आप इस तरह से इंटीग्रेट करके पहले प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसको इक्वेट किया, एक्स आर रखा, रो और रो कैंसिल हुआ, तो आर स्क्वायर अपॉन 2h इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये कैपिटल आर रेडियस हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, घुमाने के बाद इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट मान लूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है इस पॉइंट P से, तो जो OP है वो क्या कहलाएगा, रियल डेप्थ, और जो IP होगा वो क्या कहलाएगा, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कहलाएगा, OP रियल डेप्थ, IP एपरेंट डेप्थ। तो ठीक है, तो ये इस रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस है, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग μ2 अपॉन v, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। लाइट इधर से आ रही है तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये μ1 होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ1 कहलाएगा और ये μ2 कहलाएगा, तो μ2 अपॉन v, यही तो v निकालना है, यही v क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस, पोल से इमेज डिस्टेंस, यही v हमारा आंसर होगा। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, माइनस h, ये दूरी कितनी h, लगभग h ही तो है, और माइनस h क्योंकि नेगेटिव पड़ रहा है, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r होगा, तो इसका सेंटर जो है वो पॉजिटिव होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी, प्लस r। तो यहाँ से 1 अपॉन v इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस
1/3r, 1/3r माइनस 4/3h, ठीक है, ये 1/v माइनस 1/3r 4/3h। अब तुम यहां से देख लो, अगर मैं यहां से माइनस नहीं, सॉरी प्लस है क्या, हाँ प्लस होगा, ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस कॉमन लिया, यही होगा, ठीक है। अब तुम एक काम करना, अब ये हो जाएगा, क्या करना, यहाँ से तुम पूरा, अब तुम कर लेना, ये देखो ये जो v है, ये v इस ऑप्शन से मैच कर जाएगा। कैसे मैच कर जाएगा, यहाँ से तुम 4/3h कॉमन ले लेना, 4/3h, ये v 1/v है, 4/3h कॉमन ले लेना, और r की जगह क्या लिख देना, अभी हमने जो ऊपर r नीचे r निकाला था, r की जगह क्या लिख देना, g/ω²। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं कर ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे तुम एक काम करना, r क्या रखोगे तुम, r की जगह क्या रखोगे, g/ω² प्लस 4/3h। अब यहाँ से तुम 4/3h कॉमन ले लेना, 4/3h कॉमन लोगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे h/4 बचेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया, देख लो तुम, यहाँ से इसको रिवर्स करोगे तो आंसर इससे मैच कर रहा है, ये पावर -1 ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ कि मैंने किया क्या क्या। पहले तो बहुत ज्योमेट्री यूज करके मैंने r निकाल लिया, जो कि लगभग r²/2h होगा। फिर रोटेशन वाले प्रेशर कारण से इस पॉइंट का, इतना काम करने के बाद इस पॉइंट का 2 जगह से प्रेशर निकाला, एक रोटेशन कारण से निकाला इस पॉइंट का प्रेशर, और एक वेट कारण से निकाला, और दोनों को इक्वेट किया तो रिलेशन आ गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो यहाँ से जो ये r था, r²/2h, वो क्या आ गया, g/ω², ये आ गया। फिर हमने μ2/v ये निकाला, रे ऑप्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पे r का टर्म आया, उस r को जो नीचे निकाला उसको पुट कर दिया, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉडी, एक स्टूडेंट है जो ऊपर जा रहा है, एक स्टूडेंट ऊपर जा रहा है, और ऊपर चढ़ते वक्त इसकी स्पीड यहाँ पर जो है वो कितनी है, v0। फिर यहाँ पे टर्न लिया, यहाँ पर वो टर्न ले रहा है, टर्न ये ले रहा है, ठीक है, ठीक। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, और अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगी, ठीक है। और यहाँ पे टर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होगा, तो स्पीड घटेगी। और इस सर्कुलर पोर्शन में सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होगी, एक्स पे, एक्स में स्पीड, ये एक्स पॉइंट है और ये जेड पॉइंट है, एक्स में स्पीड और जेड में स्पीड जो होगी वो सेम होगी, एक्स की स्पीड और जेड की स्पीड जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि एक्स और जेड सेम लेवल पे हैं, तो एक्स और जेड पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम। और वाई पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और वाई पे हाइट एच है, ये हाइट जो वाई की है, वाई पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, तो वाई पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। निकालना क्या है, ठीक है। सुनो, यहाँ पर देखो, पहले तो माना कि यहाँ पे स्पीड v है, y पे स्पीड कितना है v, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v0² माइनस v², लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है v0² h और r में, ये v0² h, अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन आई, मुझे यहाँ से v गायब करना है, तो v कैसे गायब होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है y पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg, ये v जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के पैरेलल है, ये v इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के पैरेलल है, mg आएगा, तो mg का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल इस तरफ, mg का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल इधर कितना आएगा, mg sin 30, जो कि कितना होगा, mg/2, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हुआ वो mg/2 हुआ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r, ये सेकंड। तो एक काम करना, इस v को यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा, v यहाँ पुट कर दोगे
तो यहाँ पे आर का टर्म आ जाएगा, मास मास कैंसिल, ठीक है। तो हमारा रिलेशन निकल जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट टू सेकंड से समझ में आ जाएगा। हाँ, इस v को यहाँ पुट कर देना, अपने आप a और b में से कोई एक ऑप्शन सही निकल जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, x और z पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सर्कुलर मोशन हो रहा। इस सर्कुलर पाथ में सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे होगा, x और z पे होगा। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, mv²/r। और इस सर्कुलर पार्ट में सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे है, x पे और z पे। जहां स्पीड मैक्सिमम वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो x और z पे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा और बाकी पॉइंट की तुलना में मैक्सिमम होगा, क्योंकि सर्कुलर पार्ट में y की तुलना में या किसी और पॉइंट की तुलना में x और z पे स्पीड क्या है, मैक्सिमम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये तो कंफर्म होता है कि तुम ये रिलेशन निकालोगे तो आंसर ए आएगा। और ये तो डी दिख ही रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट x एंड z, सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होगा। बात करते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या क्या कह रहा है कि रॉड है, इस रॉड को हमने यहाँ से हिंज किया है, इस रॉड को हमने यहाँ से हिंज किया है, ये क्वेश्चन कह रहा, ठीक। अब यहाँ पे एक बुलेट है, इस बुलेट ने इस रॉड को यहाँ पर, इस बुलेट ने इस रॉड को यहाँ, ये बुलेट, ये रॉड जो है टॉप से हिंज है, टॉप पॉइंट है, रॉड का टॉप पॉइंट है। बुलेट ने रॉड को यहाँ पे हिट किया और हिट करने के बाद इसके अंदर घुस गया, रह गया, एम्बेडेड हो गया, ठीक है। तो अगर x एक्सी है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, हिट करेगा तो ओमेगा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पे नेट टॉर्क कितना होगा, 0। इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पे नेट टॉर्क कितना होगा, 0। तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी इंटू एक्स। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी इंटू एक्स। दोनों का मास सेम है और इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0। और इसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा। आई की वैल्यू कितनी होगी, m l²/3। रॉड का ml²/3 होगा, पार्टिकल का mx² होगा, पार्टिकल का mx²। तो यहाँ से ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, ठीक है। तो मास मास कैंसिल हो गया, आंसर मैच कर रहा है। आंसर शायद ए से, तुम ध्यान से देखो तो आंसर जो है वो ए से मैच कर रहा, ठीक है। तो आंसर ए से मैच कर रहा, तो आंसर ए हो गया, ये हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x की वैल्यू x हो तो ओमेगा कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये ओमेगा निकल ही गया 3vx/L² + 3x², तो x बदलेंगे तो ओमेगा बदलेगा। किसी एक x पर ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देना, 0 कर देना, सॉल्व कर लेना। जो x आएगा वो L/√3 आएगा, जो x आएगा वो L/√3 आएगा। अगर x L/√3 आया, इसका मतलब इस x पर जो ओमेगा होगा वो कंफर्म होता है कि वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस x पर ओमेगा मैक्सिमम हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आई, L/√3। ये L है, ये L है, ठीक है। तो इस x पर ओमेगा मैक्सिमम है, ऐसे x को उसने xm बोला है, ऐसे x को xm बोला है, तो xm की वैल्यू आ गई L/√3। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। अब इस xm को यहाँ, इस x पे ओमेगा मैक्सिमम है, इस x को यहाँ पुट कर देना, तो जो ओमेगा आएगा वो ओमेगा मैक्सिमम आएगा, पुट करने पे आंसर आएगा। तुम देख लेना, इस x को यहाँ पुट कर दोगे, ओमेगा मैक्सिमम आएगा, ये आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक एक्सरे ट्यूब है, तुम पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, देखो। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारी मान लो एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे फिलामेंट है, इस फिलामेंट में कुछ करंट है आई, ठीक है। करंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, उनको थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ज़्यादा करंट होगी, ज़्यादा हीटअप होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कम करंट होगा, कम हीटअप होगा, कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इस फिलामेंट में जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और यहाँ पर ये एनोड है,
ये एनोड, ठीक है, ये कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ, और इनके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले करंट आई है, बाद में फिलामेंट में करंट I/2 कर दिया गया। पहले इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V था, बाद में V/2 कर दिया गया। पहले V था, बाद में V/2 कर दिया गया। और ये एनोड जिसको हम लोग टारगेट बोलते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस पहले D था, अब वो D/2 कर दिया गया, D/2 कर दिया गया, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ क्वेश्चन। करंट हाफ हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया, और D से D/2 हो गया, ठीक है। ऑप्शंस को यहाँ पे बनाए रहते हैं। चलो, करंट हाफ हो गई, गैप ये D हाफ हो गया, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, V ये डबल हो गया 2, ठीक है। हमें पता है कि दो तरह की हमें एक्सरे मिलती है, एक कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कैसी है, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि टारगेट का मटेरियल कौन सा है, टारगेट का मटेरियल कौन सा है, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मटेरियल बदलेंगे तब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ बदलेगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के बीटा, तो इनका वेवलेंथ तभी बदलेगा, इनका वेवलेंथ डिपेंड करता है कि टारगेट का मटेरियल कौन सा है। अगर मटेरियल बदलेंगे तब जाके इनकी वैल्यू बदलेगी, अगर मटेरियल नहीं बदलेंगे तो इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं। हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस एक्सरे की जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, कंटिन्यूअस एक्सरे की जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, जिसको कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं, वो मिनिमम वेवलेंथ होती है SC/λ0। उसको मैं λ0 को कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ बोल रहा हूँ। उसकी वैल्यू E/V के बराबर होती है। V क्या होता है? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कंटिन्यूअस एक्सरे का जो मिनिमम वेवलेंथ होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हुई वो SC/λ0 हुई। उसकी वैल्यू में पढ़ चुके हैं सब कुछ, A/V होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, A/V। तो इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक का वेवलेंथ तो चेंज नहीं होगा इन सब के बदलने से। हमने मटेरियल नहीं बदला, इनके बदलने से कैरेक्टरिस्टिक के वेवलेंथ का कोई टारगेट नहीं बदला, तो कैरेक्टरिस्टिक का वेवलेंथ नहीं बदलेगा। लेकिन कंटिन्यूअस एक्सरे का जो मिनिमम वेवलेंथ है, जो कट ऑफ वेवलेंथ है, वो बदल जाएगा, क्योंकि V डबल करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, द कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूस टू हाफ, ये सही है। एंड द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने मटेरियल चेंज नहीं किया। ठीक है, और ए सही है तो बी क्या होगा? गलत। सी, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज। बिल्कुल, इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सरे विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि करंट को हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हीट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कम हीट होंगे तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसकी क्वांटिटी कम होगी। क्वांटिटी कम होने का मतलब कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम, इंटेंसिटी भी कम होगी। तो सी सही हुआ, सी सही हुआ। और ऑब्वियसली अगर ए सही है तो डी गलत है। तो ये अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, उसकी बात करें। सुनो, देखो, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनको लटकाया गया सेम लंबाई से, और ये एंगल α/2 और ये एंगल α/2। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाई टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ एट इक्विलिब्रियम, एंगल बिटवीन देम इज अल्फा। ये एंगल अल्फा है। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको हमने लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 800 kg/m3, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 21 है, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो।
लेकिन डायरेक्ट लिक्विड में डालने के बावजूद भी इनके बीच का जो एंगल अल्फा है वो चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा चेंज नहीं हुआ, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने यहाँ पर इनको लिक्विड में डाल दिया, लेकिन फिर भी ये एंगल नहीं चेंज हुआ, और एंगल चेंज नहीं हुआ मतलब इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका वेट mg आएगा, यहाँ पर टेंशन आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे t cos अल्फा बाई 2 mg को बैलेंस करेगा, t साइन अल्फा इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा, t ये अल्फा बाई 2 है ना, ये एंगल कितना होगा अल्फा बाई 2, तो t साइन अल्फा बाई 2, t साइन अल्फा बाई 2 Fe को बैलेंस करेगा, और t cos अल्फा बाई 2 mg को बैलेंस करेगा, और इनको डिवाइड कर देंगे तो tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू Fe बाई mg होगा, Fe बाई mg। ये तो फर्स्ट केस में हुआ। अब बात करते हैं सेकंड केस की। फर्स्ट केस में, सेकंड केस में मान लो कि यहाँ पे टेंशन T डैश हो गया, यहाँ पे वेट कितना होगा mg, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा Fe की जगह Fe डैश, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो बदल जाएगा, इस चार्ज पे लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया। डाइलेक्ट्रिक आ गया तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स Fe था, तो अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे होगा, अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इस Fe के कंपेयर में Fe अपॉन K होगा, जहाँ K क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तो और इसके ऊपर एक, अब इस लिक्विड कारण से इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स आएगा, बाइंड फोर्स, इस लिक्विड कारण से इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स भी तो आएगा, बिल्कुल, तो इसके ऊपर बाइंड फोर्स आएगा। तो mg और बाइंड फोर्स को मिलाकर, mg और बाइंड फोर्स को मिलाकर नीचे मैंने क्या लिख दिया, mg माइनस बाइंड फोर्स लिख दिया। ठीक है, तो बस, तो जो पहले t साइन अल्फा Fe था, अब t डैश साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू Fe अपॉन K होगा। पहले t डैश cos अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू mg था, अब वो mg माइनस बाइंड फोर्स होगा। tan अल्फा बाई 2 पहले Fe बाई mg था, अब Fe अपॉन K mg माइनस बाइंड फोर्स होगा, ये हो गया। क्या टेंशन बदला? बिल्कुल बदला। पहले टेंशन क्या था, mg अपॉन cos अल्फा बाई 2, अब टेंशन क्या है, mg माइनस बाइंड फोर्स अपॉन cos अल्फा बाई 2, तो पुराने की पहले की तुलना में बाद में टेंशन घट गया। इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि टेंशन जो है वो घट गया। क्या इस चार्ज के कारण से इस चार्ज पे लगने वाला क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बदल गया? इस चार्ज के कारण से क्या इस चार्ज पे लगने वाला क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बदला? नहीं, वो नहीं बदला। क्या? हाँ सही कह रहा हूँ। क्या इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बदल गया? हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो बदल गया, लेकिन मान इसको Q1 कहूँ, इसको Q2 कहूँ, Q1 के कारण से Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बदला। मीडियम के आने से, याद रखना, मीडियम के आने से Q1 और Q2 के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बदलता। मीडियम के आने से नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो बदल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो बदल जाएगा, लेकिन उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है, एक मिनट फटाफट मैं बता देता हूँ। ये मान लो चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, तो क्या होगा, Q1 के कारण से Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस Q1 के कारण से मीडियम पे क्या आएगा, इंड्यूस चार्ज। इस मीडियम पे क्या आएगा, इंड्यूस चार्ज, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फोर्स। इनको मिलाकर जो फोर्स आता है, इनको मिलाकर जो फोर्स आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 K Q1 Q2। उसकी वैल्यू जो होती है वो 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2/r² होता है। ये F1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोग को। देखो ये F1 क्या है, Q1 के कारण से Q2 पे फोर्स, जिसमें K नहीं आएगा। मीडियम है यहाँ पर, लेकिन Q1 के कारण से Q2 पे फोर्स में K नहीं आएगा, लेकिन नेट फोर्स में K आएगा। नेट फोर्स में K आएगा, लेकिन Q1 के कारण से Q2 पे फोर्स पे K नहीं आएगा। तो नेट फोर्स कैसे पैदा होता है, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स कैसे पैदा हुआ, Q1 ने Q2 पे भी फोर्स लगाया, और मीडियम में जो इंड्यूस चार्ज है उसने भी फोर्स लगाया, दोनों को मिलाकर फोर्स इतना आया। लेकिन Q1 के कारण से Q2 का फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। Q1 के कारण से Q2 का फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे नेट फोर्स घट जाएगा, लेकिन एक फोर्स के कारण से
दूसरे फोर्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज्ड, बिल्कुल सही। मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो घट गया, बिल्कुल सही है, घट गया, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स घटा, लेकिन Q1 के कारण से Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो बिल्कुल ए जो है वो सही निकला। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिड्यूसेस, नहीं, अरे ए सही है तो बी क्या हुआ, गलत। सी, मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840 kg पर मीटर क्यूब। अभी आते हैं डी, द टेंशन इज अनचेंज्ड, गलत है, टेंशन घट गया, टेंशन जो है वो घट गया, ठीक है। अब सी की बात करें तो सी की बात कैसे करूं, अब एक काम करना, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना। तो tan अल्फा बाई टू कैंसिल, एफ ई और एफ ई कैंसिल। इनफैक्ट तुम देख लो, mg इक्वल टू, कंपेयर करो तो mg इक्वल टू क्या है, k mg माइनस बाइंड फोर्स। यहाँ पे तुम देखो mg इक्वल टू क्या है, k mg माइनस बाइंड फोर्स है। इस इक्वेशन की हेल्प से तुम जो चाहोगे वो निकालोगे, तुम्हें स्फीयर की डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी m क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, स्फीयर की डेंसिटी इंटू स्फीयर का वॉल्यूम। m क्या होगा, स्फीयर की डेंसिटी इंटू स्फीयर का वॉल्यूम। बाइंड फोर्स क्या होगा, इस लिक्विड डेंसिटी इंटू स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 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 तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, स्फीयर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, स्फीयर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिक्विड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल। तो यहाँ से तुम स्फीयर की डेंसिटी निकाल सकते हो, निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। कोई बॉडी, मान लो x है और ये y है, तो कोई बॉडी इस पाथ को फॉलो कर रही, ठीक है। तो कोई बॉडी इस पाथ को फॉलो कर रही, और यहाँ पर जो टेंजेंट निकालोगे, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट निकालोगे वो हॉरिजॉन्टल आएगा। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो, यहाँ पर जो पूरी की पूरी वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। यहाँ की जो नेट वेलोसिटी होगी वो vx ही होगी। हाँ, क्योंकि टेंजेंट देता है डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी जो कि पूरी की पूरी x में है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई टी क्या होगा, vy, ये क्या होगा 2x, dx बाई टी, dx बाई टी कितना होगा vx। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ay, 2 कैंसिल, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, अरे मल्टीप्लिकेशन है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा vx क्या होगा vx का स्क्वायर प्लस x इंटू ax। अरे पहले को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर पहले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारा ay आया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में नेट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि x में वेलोसिटी 1, स्टार्टिंग में यहाँ पर नेट वेलोसिटी 1 है, तो यहाँ पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है वो vx है। तो इसका मतलब जो vx हुआ यहाँ पे 1 हुआ, स्टार्टिंग में नेट वेलोसिटी जो है 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखो ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड implies that when the particle is at origin, when the particle, ये ay लिखा है यहाँ पे, ay लिखा है, ay, हाँ, when the particle is at origin का मतलब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल 0 रख दूंगा, तो ay जो होगा x इक्वल 0 पे जो ay होगा वो कितना होगा vx, और vx की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0 पर vx की वैल्यू कितनी 1, तो x इक्वल टू 0 पर vx की वैल्यू कितनी 1, दैट x इक्वल 0, ay 1 है। और ऐसा होने के लिए ax का कोई रोल नहीं है, ax की कोई वैल्यू की कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब ax कुछ भी हो, ओरिजिन पे ay 1 होगा, ax कुछ भी हो, ओरिजिन पे ay 1 होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ay 1 तभी होगा जब ax इतना हो, जबकि इस क्वेश्चन में ax का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ax का कोई रोल नहीं आया। x इक्वल टू 0 पर ay की वैल्यू 1 आई, इसमें ax कोई रोल नहीं। इसमें कह रहा है कि ay 1 तभी होता जब ax 1 होता, नहीं, ax कुछ भी हो, x इक्वल 0 पे ay की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। ए गलत हुआ। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, ax इक्वल 0 implies ay इक्वल टू 1।
अगर ax 0 है तो क्या ay 1 होगा? हाँ, अगर ax 0 है, अगर ax 0 है, पहली बात ax 0 होगा तो vx कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट की vx कांस्टेंट होगा जो कि हमेशा कितना होगा 1, और ax 0 होने से ay इक्वल टू कितना होगा vx, ay इक्वल टू vx स्क्वायर होगा, और vx की वैल्यू क्या है 1, और vx कांस्टेंट तो ay भी क्या हुआ कांस्टेंट। मतलब हमने सीखा कि अगर इफ अगर ax 0 है तो vx कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, और ax 0 vx कांस्टेंट तो ay की वैल्यू भी क्या हुई कांस्टेंट। ठीक, तो जो b हो गया वो सही निकल गया। c एट t इक्वल 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन x डायरेक्शन, बिल्कुल t इक्वल 0 पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में है, c भी सही निकल गया। d ax इक्वल 0, अगर ax 0 है तो ये तो होगा ही, ax 0 है तो vx हमेशा 1 होगा, vx हमेशा 1 होगा, vx जो है वो हमेशा 1 होगा, हर जगह जो vx होगा वो 1 और 1 होगा, कांस्टेंट होगा अगर ax 0 है। और ay भी क्या होगा 1, तो एक सेकंड के बाद vy क्या होगा, तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और अगर ऐसा है तो y में एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना 1, एक सेकंड के बाद vy भी कितना हो गया 1, एक सेकंड के बाद vy भी कितना हो गया 1। मान लो कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम 1 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में vy भी क्या हो गया 1, तो vx तो 1 हमेशा ही है, और vy भी कितना हो गया 1, तो ये नेट वेलोसिटी हुई, और नेट वेलोसिटी का ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ax 0 implies that t equals to 1, the angle between the particles velocity and the x axis is 45 डिग्री। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी भी सही निकल गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, देखो पानी के अंदर एक बबल है, बाहर प्रेशर कितना है P नॉट, अंदर प्रेशर कितना है P नॉट। ठीक है, ठीक, अब बबल को हम लोग इसको दबा रहे हैं, बबल को दबा रहे हैं, और बबल की रेडियस हल्की से कम की, कितनी कम की, पहले रेडियस क्या थी r, अब रेडियस क्या होगी r माइनस ए, बहुत ए की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम की, एडियाबेटिकली कम किया, और एडियाबेटिकली कम किया तो अंदर का प्रेशर P नॉट से बढ़कर P हो गया, P नॉट से बढ़कर P हो गया, तो उसको दबाने में वर्क कितना हुआ, तो ठीक है, तो पहले तो ये P निकाल लेते हैं। P कैसे निकलेगा, P1 V1। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आप लोग को कि V1 कितना है 4/3 पाई r क्यूब, और V2 कितना होगा, V2 को हम लोग 4/3 पाई r माइनस ए क्यूब तो लिख ही सकते हैं, और V2 माइनस V1 लगभग कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू ए आएगा। कैसे, तुम देखो ना, ये a है और ये a बहुत कम है, ये a बहुत कम है, अगर a बहुत कम है तो वॉल्यूम कितना होगा, अगर a बहुत कम तो वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई, हम लोग करते हैं ना 4 पाई r स्क्वायर डी आर क्या होता है स्मॉल थिकनेस, तो स्मॉल थिकनेस कितनी a, स्मॉल गैप, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू ए, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, तभी लिख पाते जब a कम हो। क्वेश्चन में दिया है कि a बहुत कम है तो V2 माइनस V1 को ये भी लिखा जा सकता है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से P नॉट V1 के पावर गामा इक्वल्स टू P V2 के पावर गामा, P नॉट V1 के पावर, ये V1 यहाँ का वॉल्यूम V1 और यहाँ का वॉल्यूम V2। ठीक है, ये हो गया, गामा दिया हुआ है, ये गामा है, CP/CV गामा CP/CV दिया हुआ है, ये गामा यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से V1 पता है, V2 पता है, अप्रॉक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा तुम्हें, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह का हो सकता है यूज करना पड़े, यहाँ से P निकल जाएगा, और P निकल जाएगा तो एडियाबेटिक का वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1,
ये रहा पी नॉट, ये रहा V1, यहाँ से P निकल जाएगा, ये रहा V2, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आया, थोड़ा लंबा होगा, कैलकुलेशन लंबा होगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पुट कर देंगे जो भी आंसर आए, ठीक है, ये वर्क निकल जाएगा यहाँ से P निकाल के। तो अप्रॉक्सीमेशन होगा, लेना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन ये है, अप्रॉक्सीमेशन ये होगा यहाँ पे कि एज मच मच लेस देन आर, यही हमारा अप्रॉक्सीमेशन हमें रास्ते में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस वोल्ट मीटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो हम लोग अपने मन से वोल्ट मीटर क्या मानेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर मानेंगे। और अगर आइडियल वोल्ट पूछा है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, मतलब एस और टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वोल्ट मीटर रीडिंग निकालनी मतलब एस और टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और हम लोग अपने मन से इस वोल्ट मीटर को क्या मानेंगे, आइडियल। अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका होना ना होने के बराबर, एक मिनट थोड़ा इसको हटा दिया, इसका होना ना होने के बराबर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, ठीक। इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसका किसका टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे, R3। R3 कौन है, ये है R3, सॉरी, हाँ। तो देखो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 300, और जो टेम्परेचर जो बढ़ा है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डेल्टा टी 100 है, अल्फा गिवन है, R0 गिवन है, सॉल्व कर लेना। तो ये रेजिस्टेंस R3 सॉल्व करने पे अब इस R3 की वैल्यू 312 ओम आ जाएगा, 312 ओम आ जाएगा। अब 312 आने, जब ये 300 था तो एस वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस था, एस और टी का पोटेंशियल सेम था, पोटेंशियल क्या था, सेम। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं रहा, अब एस और टी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। कितना होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ करंट इधर जा रही है I2, और यहाँ करंट इधर जा रही है I1, ये सीरीज में है। I1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी 50/372। I1 की वैल्यू कितनी होगी 50/372। I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी 50/600, 50/600। तो इस तरह से हमने I1 निकाल लिया, और इस तरह से हमने I2 निकाल लिया। I1 और I2 की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा, बस I1 आ गया, I2 आ गया, अब S और T के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो तुम देख लो, VP माइनस VS कितना होगा, I1 × 60, और VP माइनस VT कितना होगा, VP माइनस VT जो होगा वो कितना होगा, I2 × 100। बस अब एक काम करना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना। अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो आ जाएगा VS माइनस VT, VS माइनस VT आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिंपल क्वेश्चन, I1 पुट कर दोगे, I2 पुट कर दोगे, VS माइनस VT निकालोगे, वही होगा इस वोल्ट मीटर की रीडिंग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दो कैपेसिटर सीरीज में है, दो कैपेसिटर सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो 1/C1 + 1/C2 होगा। C1 दे रखा है एरर के साथ, C2 दे रखा है एरर के साथ। तो देखते हैं C की वैल्यू एरर के साथ कितनी होगी। एरर के साथ इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, -DC/C² -DC C1² -DC C2², माइनस, और ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। वो अलग बात है कि माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया। ये DC1, यहाँ पे मैं इसको DC1 लिखूंगा, यहाँ DC2 लिखूंगा। ये C1 का एरर है, ये C2 का एरर है, और ये C का एरर है। तो ठीक है, C1 क्या रखना, यहाँ C1 क्या रखना 2000, और DC नीचे क्या आएगा 2000, ऊपर क्या आएगा 10 आएगा। ये कहलाएगा C1, ये DC1। हाँ, तो ये 10 और ये 2000। C2 क्या रखोगे 3000, और ये क्या होगा DC2 15। तो DC1 दिया है, C1 दिया है, DC2 दिया है, C2 दिया है, और C दिया है। C क्या होगा, यहाँ से C आ जाएगा। C की वैल्यू कितनी होगी 1/2000 + 1/3000। 1/2000 1/3000 से C आ जाएगा। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आया, और यहाँ से C आ जाएगा। ऐसे एरर की वैल्यू निकालते थे, यहाँ से C आ गया, उसको पुट कर देना। C1 DC1 दिया है, C2 DC2 दिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा DC, और DC आ जाएगा, DC आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा C में, परसेंटेज एरर इन C क्या होगा DC/C × 100।
तो यहाँ से c आ गया, c यहाँ पुट कर देना, या तुमको dc अपॉन c निकालना है तो c स्क्वायर का मतलब c इंटू सी होगा, dc अपॉन c निकालना है, c को इधर भेज देना, यहाँ c बस जो भी है, ये परसेंटेज एरर इन c आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन v क्या होगा, परसेंटेज एरर इन v क्या होगा, dv अपॉन v इंटू 100। dv कितना है 0.02 और v कितना है 5, ये आ गया। तो पूछा परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। तो इसका परसेंटेज एरर इन u क्या होगा, परसेंटेज एरर इन u क्या होगा, परसेंटेज एरर इन c प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन v, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो u प्रोपोर्शनल टू CV स्क्वायर है, तो u का परसेंटेज एरर होगा c का परसेंटेज एरर प्लस 2 इंटू v का परसेंटेज एरर। यहाँ से c का परसेंटेज एरर आ गया, यहाँ से v का परसेंटेज एरर आ गया, पुट कर देंगे, टोटल परसेंटेज एरर इस तरह से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सॉल्व हो गया। क्लियर? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक एल्यूमिनियम है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक एल्यूमिनियम की बॉडी है जिसका बल्क मॉडुलस दिया है। बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है -dp dv अपॉन v। बल्क मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, लेकिन होता क्या है जब किसी बॉडी का प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते तो वॉल्यूम कम होता है, तो dv की वैल्यू क्या, प्रेशर बढ़ाएंगे dp से तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा dv नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। तो बल्क मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। इसका बल्क मॉडुलस गिवन है, ये इसका बल्क मॉडुलस है, ठीक है। अच्छा एक क्यूब है, एक क्यूब है, सॉरी स्फीयर नहीं, एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे है, ठीक। अब क्या आया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। हाँ, अब इसको हम लोग कहाँ पे लेके आ गए, ये तो अर्थ के सरफेस पे था, अब इसको हम लोग समुद्र में ले गए, ओशन में ले गए, बहुत नीचे, बहुत गहराई पे ले गए। तो इसकी तुलना में यहाँ प्रेशर कितना बढ़ गया, यहाँ की तुलना में ये तो अर्थ के सरफेस पे था और ये तो h हाइट नीचे आ गया, तो यहाँ प्रेशर कितना बढ़ गया, कितना गया, यहाँ प्रेशर क्या होगा P नॉट, यहाँ प्रेशर कितना होगा P नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन यहाँ से यहाँ की तुलना में प्रेशर में इंक्रीज कितना हुआ, रो जी एच कितना हाइट नीचे चले गए, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डेंसिटी को हम लोग, जो डेंसिटी है वो एवरेज डेंसिटी गिवन है। एक्चुअली जैसे से नीचे आएंगे डेंसिटी बदलेगी, जैसे से नीचे जाएंगे वाटर की डेंसिटी भी हल्की फुल्की चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज डेंसिटी गिवन है, एवरेज डेंसिटी गिवन है, इसलिए रो जी एच ही बोलेंगे। सरफेस पे डेंसिटी पानी की और 10 किलोमीटर अंदर डेंसिटी में हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज डेंसिटी गिवन है, इसलिए रो जी एच ही बोलेंगे। तो डेल्टा पी कितना है, रो जी एच, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है। सॉरी ये डेंसिटी है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा पी आ गया, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी, dv अपॉन वी। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम L क्यूब होगा मान लो, या A क्यूब ले लो। इसकी स्टार्टिंग में लंबाई कितनी थी, A थी, A। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा 3a स्क्वायर डी ए। तो dv अपॉन वी, dv अपॉन वी इक्वल टू क्या आएगा 3da अपॉन ए, और ये dv इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए होगा, डिवाइड कर दिया dv अपॉन वी इक्वल टू 3da अपॉन डी ए होगा। तो ठीक है, बल्क मॉडुलस गिवन है, ठीक है, बल्क मॉडुलस गिवन है। डेल्टा पी कितना हो जाएगा, रो जी एच, डेल्टा पी रो जी एच होगा, और dv अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी 3da अपॉन ए। तो बस यहाँ से हमें निकालना क्या था, चेंज इन लेंथ ऑफ द एज। तो चेंज इन लेंथ da निकालना है, निकल जाएगा, माइनस डी निकाल लेना। da क्या है, चेंज इन लेंथ, माइनस da क्या होगा, डिक्रीज इन लेंथ। तो यहाँ से माइनस da की वैल्यू निकल जाएगी। a दे रखा है 1 मीटर, a रो दिया है, g दिया है, h दिया है, बल्क मॉडुलस दिया है 3 तो पता ही है, a दिया है 1 मीटर, da निकल जाएगा, da निकल जाएगा। da नेगेटिव में आएगा, हालांकि हमें जो आंसर देना है वो पॉजिटिव देनी है कि कितना चेंज हुआ, मतलब कि पहले लंबाई 1 थी,
बाद में 0.8 हो गई, तो चेंज को हम लोग 0.2 भी बोल सकते हैं और -0.2 भी बोल सकते हैं। तो जो भी डी ए तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें आंसर उसकी पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। समझ गए? ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, जब हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, देखना, जब स्विच क्लोज करेंगे तो ये करंट I1 बढ़ेगी और ये करंट I2 भी बढ़ेगी। ये करंट जो है वो I1 बढ़ेगी और इस I1 के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी और इस I2 के कारण से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी ऐसी होगी। I1 I2 दोनों मिलकर, I1 और I2 मिलकर दोनों ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि I1 के कारण से मैग्नेटिक फील्ड और I2 के कारण से मैग्नेटिक फील्ड दोनों एडअप हो रही है। तुम देख लो, एडअप हो रही। ठीक, तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। तो किसी टाइम टी पर जब I1 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो कितना होगा? मॉड E। वो क्या होगा? L1 di1/dt प्लस M di2/dt। क्योंकि यहाँ पर इसका अपना सेल्फ फ्लक्स तो होगा ही, म्यूचुअल फ्लक्स भी होगा। सेल्फ फ्लक्स क्या होगा? Li1, सेल्फ फ्लक्स Li1 होगा। म्यूचुअल फ्लक्स क्या होगा? Mi2। और फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? L1 di1/dt प्लस M di2/dt। ये हो गया इसका ईएमएफ, ये इसका ईएमएफ हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इसका ईएमएफ हुआ। तो इसके अंदर जो पावर स्टोर हुआ, पावर क्या होगा? ईएमएफ को इस ईएमएफ को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो L1 di1/dt I1 प्लस M di2/dt I1। तो इतने रेट से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई? तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी स्टोर आ जाएगी। एनर्जी स्टोर क्या होगा? इसके अंदर एनर्जी स्टोर क्या होगा? P1 dt। ये इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। इसके अंदर एनर्जी स्टोर टी टाइम, इसके अंदर एनर्जी स्टोर क्या होगा? P1 dt। तो P1 dt ये कितना हो जाएगा? L1 dt कैंसिल, L1 I1 di1 प्लस M I1 di2। dt कैंसिल होगा, L1 I1 di1 M I1 di2। सिमिलरली वही काम इसके लिए करेंगे, जो काम यहाँ वैसे काम इसके लिए करेंगे। बस L1 की जगह क्या हो जाएगा? L2, I1 की जगह क्या होगा? I2 और I2 की जगह क्या होगा? I1। तो जैसे इसका काम किया वैसे इसका काम करेंगे, तो इसका जो U2 आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? अरे सिमेट्री से U2 की वैल्यू क्या होगी? L1 की जगह L2, I1 की जगह I2, M तो खैर दोनों के लिए कॉमन है। I1 की जगह I2 और I2 की जगह मैंने I1 कर दिया। अब टोटल एनर्जी स्टोर कितनी हुई? टोटल एनर्जी जो स्टोर हुई वो U इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी स्टोर जो होगा वो कितना होगा? U1 प्लस U2। टोटल एनर्जी स्टोर U1 प्लस U2 जो होगा वो देखते हैं कितना होगा। U1 प्लस U2 ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली इसमें करंट जीरो से बढ़ते बढ़ते कितनी हुई? I1। इसमें करंट जीरो से बढ़ते बढ़ते कितनी हुई? I2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे L1 I1 di1 प्लस L2 I2 di2 प्लस इन दोनों के सम में M कॉमन है, इंटीग्रल क्या होगा? I1 di2 प्लस I2 di1। I1 di2 प्लस I2 di1
क्या इसको मैं, इसको देखो, क्या इसको मैं di1i2 लिख सकता हूं क्या? यस या नो? क्या इसको मैं di1i2 लिख सकता हूं? हाँ, i1 छोड़ दिया, i2 को डिफरेंशिएट किया, फिर i2 छोड़ दिया, i1 डिफरेंशिएट किया, तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? di1i2। तो इस पूरी की वैल्यू क्या हुई? di1i2 ही। बस ये 0 से i1, ये 0 से i2 और ये 0 से i1i2, बस। तो पोटेंशियल एनर्जी आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन, i1 का इंटीग्रेशन i1 स्क्वायर बाई 2, i1 का इंटीग्रेशन i1 स्क्वायर बाई 2, i2 का L2 बाहर, i2 का इंटीग्रेशन i2 स्क्वायर बाई 2, m तो बाहर है ही, और di1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? i1i2। ये बन गया फार्मूला। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सा बन गया। अगर आपको पहले याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। L1 गिवन है, स्टेडी स्टेट में I1 निकल जाएगा। I1 कैसे? स्टेडी स्टेट में EMF कितना होगा इसका? 0। EMF कितना होगा? 0। तो करंट इसके अंदर, स्टेडी स्टेट में इसके अंदर जो करंट होगी वो क्या होगा? EMF अपॉन रेजिस्टेंस 5/5। इसके अंदर करंट क्या होगा? 5/5 1 एम्पियर। स्टेडी स्टेट में सब EMF क्या होगा? 0 की। स्टेडी स्टेट में करंट क्या होगी? कांस्टेंट EMF 0 होगा। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो कितनी होगी? 20/10। 20/10, तो यहाँ करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर। तो I2 2 एम्पियर, I1 1 एम्पियर। तो I1 1, I2 2, M दिया है, L1 दिया है, L2 दिया है, पुट कर देना, निकल जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तुम देख सकते हो। ठीक है, देखो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में डायरेक्शन दिख रहा है उस हिसाब से प्लस ही होना चाहिए, जैसा फील आ रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन। अ कंटेनर विद 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, सुनो, देखो एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, वाटर जो है 1 kg है, यहाँ से सनलाइट आ रही, इस वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ रही। द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू द सनलाइट इज, अच्छा मतलब इतना इंटेंसिटी रिसीव कर रहा है। अरे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को ही इंटेंसिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रिसीव कर रहा है? 700। इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, और जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका इफेक्टिव एरिया, एब्जॉर्ब करने का जो इफेक्टिव एरिया है वो दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो सुनो, अब क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर कितना है? T0, और अंदर वाटर टेम्परेचर कितना है? T। अब जब इसमें सनलाइट गिरेगी डायरेक्ट तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेडिएशन कहाँ से जो हीट लॉस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? रेडिएशन कहाँ से हीट लॉस की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 4 सिग्मा EA T0 क्यूब T माइनस T0। ये कैसे आया? मैं आप लोग को याद दिलाऊं, एक्चुअली रेडिएशन कहाँ से लॉस होगा वो कितना होगा? एमिशन कितना होगा? सिग्मा EA T के पावर 4। एब्जॉर्प्शन कितना होगा? सिग्मा EA T0 के पावर 4। तो रेडिएशन कहाँ से इतना लॉस हुआ। और जब क्वेश्चन में कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के केस में इसी का अप्रोक्सीमेशन ये आ जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये लॉस हुआ, और अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है तो अप्रोक्सीमेशन के बाद ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये लॉस हुआ। और स्टेडी स्टेट में इसका टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो जितना सन से एनर्जी रिसीव कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही यहाँ से लॉस हो जा रहा होगा। तो लेट्स से स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट से कितनी एनर्जी रिसीव किया? स्टेडी स्टेट में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है? 700 इंटू 0.05, इतना तो एनर्जी गिरी
सरफेस पे, लेकिन जितना गिरा उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, डिपेंड्स कि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है। तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो है क्या दे रखा है, एक सेकेंड, क्या कह रहा है ये, द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव्ड ड्यू टू सनलाइट इज दिस एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर ओवर दिस। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कहा, तो हम लोग मान रहे हैं कि जितना गिर रहा है वो पूरा का पूरा ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये पूरा का पूरा इतना ये एब्जॉर्ब कर लिया, जितना गिरा उतना इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और ये सनलाइट के कारण से इतना इसने एब्जॉर्ब किया, और ये इस टी और टी नॉट के कारण से लॉस कितना हुआ, ये लॉस हुआ, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इतना पावर एब्जॉर्ब हुआ, सनलाइट के कारण से इतना पावर गिरा, और कितना ये निकल गया, 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट। ठीक, अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो द रेट ऑफ कूलिंग होता है, द रेट ऑफ कूलिंग होता है उसका के टी माइनस टी नॉट होता है। देखो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में है, ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, दोनों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में है, लेकिन ये क्या होता है, द रेट ऑफ हीट लॉस इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और ये क्या होता है, द रेट ऑफ कूलिंग। ये द रेट ऑफ हीट लॉस है, द रेट ऑफ कूलिंग है, जहां पे के की वैल्यू कितनी होती है, 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस होता है, एम एस, बस यही अंतर होता है। द रेट ऑफ हीट लॉस में ये जो कांस्टेंट है वो ये होगा, और रेट ऑफ कूलिंग में जो कांस्टेंट होगा वो दिस अपॉन एम एस होगा, तो के की वैल्यू इतनी हुई। तो क्वेश्चन में के गिवन है, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ यहां पर कि के जो होगा, के कितना, मतलब यहां पर 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब को मैं कह सकता हूं के इंटू एम एस, इस पूरी वैल्यू को 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब को मैं कह सकता हूं के इंटू एम एस, क्योंकि क्वेश्चन में के गिवन है, मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द सराउंडिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम विल बी, लॉन्ग टाइम मतलब स्टेडी स्टेट, टी माइनस टी एस निकालना है। क्या के गिवन है, टेक कांस्टेंट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक कांस्टेंट के गिवन है। हीट कैपेसिटी का मतलब एम एस गिवन है, एम एस गिवन है, तो यहाँ से टी माइनस टी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने टी माइनस टी नॉट निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ ये पेपर। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर कम समझ में आया हो तो इस दोबारा आप उसको रिवर्स करके बैक करके आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, फिर बाय बाय, आज के लिए इतना ही।